हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ममता डाल, वेलकम इन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा टाइप ऑफ वाटर अब्जॉर्प्शन या थ्योरी ऑफ वाटर अब्जॉर्प्शन, जिसको अपने हिंदी में जल अवशोषण के प्रकार या फिर जल अवशोषण के सिद्धांत भी कहते हैं। तो अपने बात करते हैं कि किस तरीके से प्लांट के अंदर वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है। इससे पहले वाले लेक्चर में जैसे अपने बात की थी कि प्लांट के अंदर जो वाटर होता है, जैसे एक से दूसरी सेल के अंदर जाता है तो उसके दो रास्ते होते हैं, या तो वो एपोप्लास्ट से जाता है या फिर वो सिम्प्लास्ट से जाता है। अब यहाँ पे अपने ये बात कर रहे हैं कि वाटर जो होता है वो सोइल से कैसे प्लांट की रूट के अंदर आता है। वैसे अगर मैं आपको जल अवशोषण या वाटर अब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन दूं तो क्या मतलब होता है, प्लांट के रूट के जो रूट हेयर्स होते हैं उनके द्वारा सोइल से वाटर को एब्जॉर्ब करने की या वाटर को अवशोषित करने की जो प्रोसेस होता है उसे अपने क्या बोलते हैं, जल अवशोषण। या आप सामान्य से शब्दों में ये बोल सकते हैं कि पानी का मिट्टी से जड़ में जाना, ये जो प्रोसेस होता है इसे क्या बोला जाता है, जल अवशोषण। अब देखिए जल अवशोषण जो होता है इसके बारे में जो सबसे पहले जो बताया था, जल अवशोषण दो प्रकार का होता है, निष्क्रिय जल अवशोषण और सक्रिय जल अवशोषण, एक्टिव वाटर अब्जॉर्प्शन एंड पैसिव वाटर अब्जॉर्प्शन। तो एक्टिव और पैसिव वाटर अब्जॉर्प्शन की जो टर्म दी थी वो टर्म किसने दी थी, रैनर नाम के साइंटिस्ट ने दी। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखना है कि जल अवशोषण दो प्रकार का होता है या जल अवशोषण के दो सिद्धांत होते हैं। प्लांट के अंदर मतलब सक्रिय विधि से भी जल का अवशोषण किया जाता है और निष्क्रिय विधि से, लेकिन वो कौन सी कंडीशन होती है जब प्लांट निष्क्रिय करता है और कब प्लांट जो होता है वो सक्रिय करता है। लेकिन इन दोनों टर्म के बारे में जो बताया था, इन शब्दों के बारे में जो बताया था वो किसने बताया था, रैनर ने बताया था। उसके बाद में इसको जो डिफाइन किया था, मतलब अच्छे से जो एक्सप्लेन किया था कि हाँ ये निष्क्रिय जल अवशोषण होता है और ये सक्रिय जल अवशोषण होता है, इसके बारे में जो बताया था वो किसने बताया था, क्रैमर नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। तो एक्टिव पैसिव टर्म किसने दी थी, रैनर नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। इन दोनों के बारे में जो एक्सप्लेन किया था वो किसने किया था, क्रैमर नाम के वैज्ञानिक ने किया था। अब यहाँ पे अगर अपने एक एक्सपेरिमेंट की बात करें जिसको क्या बोला जाता है, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट या फिर वलियन एक्सपेरिमेंट या प्रयोग, जिसके अंदर मतलब जो ये चीज़ प्रूफ की गई कि जो फ्लोएम जो होता है वो क्या करता है, प्लांट के अंदर फूड का कंडक्शन करता है। मतलब पूरे प्लांट में फूड का जो डिस्ट्रीब्यूशन करता है या फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वह किसके थ्रू होता है, फ्लोएम के थ्रू होता है। वहीं जो इसी एक्सपेरिमेंट से इस बात को प्रूफ किया गया कि प्लांट के अंदर जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू होता है, जाइलम के थ्रू होता है। फ्लोएम वाला जो एक्सपेरिमेंट था ये मेलपिगी नाम के साइंटिस्ट ने किया था और जाइलम वाला जो एक्सपेरिमेंट था ये किसने किया था, स्टीफन हेल्स ने किया था, स्टीफन हेल्स ने किया था। अब यहाँ पे अगर अपने बात करें कि प्लांट के अंदर जो है वो मतलब कब उसके अंदर वाटर जो होता है वो जाइलम के थ्रू उसका कंडक्शन होता है और फूड जो होता है उसका किसके थ्रू कंडक्शन होता है, फ्लोएम के थ्रू होता है। ठीक है, अब रिंगिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होता है, वैसे मैं रिंगिंग एक्सपेरिमेंट आपको अलग से पढ़ाऊंगी जिसके अंदर अपने बात करेंगे कि कैसे फ्लोएम के अंदर मतलब इसका एक्सपेरिमेंट को प्लांट के अंदर शो किया जाता है और फूड जो होता है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन अगर अपने जाइलम के रिगार्डिंग अगर अपने इस एक्सपेरिमेंट की बात करें, वलियन एक्सपेरिमेंट की बात करें, तो एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट होता है जिसके अंदर क्या किया जाता है, मान लीजिए जैसे दो प्लांट है, ठीक है, तो ए और बी दो प्लांट है, तो इनमें से क्या किया, ए प्लांट जो है उसका रिंग फॉर्म के अंदर क्या किया गया, जाइलम हटा दिया गया, जबकि बी प्लांट का जाइलम रखा गया। इसका फिर जब इन दोनों को वाटर के अंदर रखा गया तो देखा गया कि ए वाले का जाइलम हटा दिया था तो ए वाले प्लांट के अंदर पत्तियां मुरझा गई। इसका मतलब उसके अंदर वाटर ऊपर नहीं जा पाया, क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या था, जाइलम एब्सेंट था। इसका मतलब वाटर का जो कंडक्शन करता है, पानी को जो ऊपर लेके जाता है वो कौन लेके जाता है, जाइलम लेके जाता है। ठीक है, दूसरे के अंदर क्या किया, जाइलम रखा गया, उसकी पत्तियां नहीं मुरझाई। इसका मतलब जो जाइलम था पानी ऊपर पहुंचा, पानी ऊपर पहुंचने की वजह से उसकी पत्तियां जो थी वो कैसे थी, उसके अंदर प्रॉपर पानी पहुंच रहा था। अब यहाँ पे अपने बात करते हैं कि सक्रिय और निष्क्रिय जल अवशोषण किस प्रकार से होते हैं। अब जैसे स्टीफन हेल्स ने इस बात को एक्सपेरिमेंट से बता दिया, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट या वलियन एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ प्रूफ कर दी कि जो वाटर होता है उसका कंडक्शन किसके थ्रू होता है, जाइलम के थ्रू होता है। ठीक है, अब अपने बात करें, जाइलम जो होता है वो एक टिश्यू होता है, जाइलम एक उत्तक है। तो यहाँ पे जैसे मैं बनाती हूँ, जाइलम जो है वो क्या है, एक उत्तक है। ठीक है, और उत्तक वो होता है जो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो जाइलम में टोटल 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है, वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, तीसरा होता है जाइलम मर्दूतक और चौथा होता है जाइलम रेशे। ठीक है, वाहिकाओं को इंग्लिश में बोला जाता है वेसल्स, वाहिनिकाओं को इंग्लिश में ट्रैकीट्स,
मर्दूतक को पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, एंड रेशे को जाइलम फाइबर। ठीक है, ये छोटी सी एक एक्स्ट्रा सी चीज है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे। तो देखिए अपने को पता है कि वाटर का कंडक्शन जाइलम कर रहा है। अब जाइलम के अंदर टोटल 4 प्रकार की सेल्स होती है। ठीक है, वाहिकाएं और वाहिनिकाएं ये तो दोनों क्या होती है, डेड होती है, मृत होती है। तो ये क्या करती है, हालांकि रेशो होता है वो भी डेड होता है, लेकिन ये दोनों क्या करती है, वाटर को कंडक्शन का काम करती है, वाटर को ऊपर ले जाने का काम करती हैं। वाहिकाएं जो होती है मेनली आवर्त बीजी प्लांट, मतलब एंजियोस्पर्म के अंदर मेन ये मतलब इसके जो मेन जो रहता है वाटर कंडक्शन का। जबकि जो वाहिनिकाएं होती है ये मेनली कौन से प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है, जिम्नोस्पर्म के अंदर होती है। मेनली जिम्नोस्पर्म के अंदर जो वाटर का कंडक्शन करता है, हालांकि जाइलम करता है लेकिन जाइलम में भी कौन करता है, वाहिनिकाएं करती है। इसका मतलब अगर अपने कंप्लीटली बोले तो वाहिकाएं और वाहिनिकाएं, वेसल्स और ट्रैकिड्स जो होती है वो क्या करती है, वाटर का कंडक्शन करती है। मृदुतक जो होता है वो क्या करता है, जाइलम के अंदर फूड स्टोरेज में मदद करता है, और जाइलम फाइबर या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जाइलम रेशे, ये क्या करते हैं, जाइलम को सपोर्ट करने में मदद करते हैं। अब देखिए अपने बात करते हैं कि प्लांट के अंदर निष्क्रिय जल अवशोषण कब होता है और किस प्रोसेस से होता है, और सक्रिय जल अवशोषण किस प्रोसेस से होता है। तो देखिए यहाँ पे जो निष्क्रिय और सक्रिय जो टर्म यूज की गई है ये रूट के रिगार्डिंग यूज की हुई है, जड़ के रिगार्डिंग यहाँ पे अपने बात कर रहे हैं। तो देखिए जब जड़ जो होती है वो पानी को सिर्फ एक रास्ते की तरह काम करती है, ऑटोमेटिक उसके अंदर पानी चलता रहता है। अब यहाँ पे जैसे मैं आपको डायग्राम बना के समझाऊं, मान लीजिए ये कोई प्लांट है, ये उसकी लीफ है और ये क्या है, उसकी रूट है। ठीक है, अब यहाँ पे निष्क्रिय जल अवशोषण का मतलब क्या है, निष्क्रिय और सक्रिय जो टर्म का प्रयोग किया गया है ये जड़ की एक्टिवनेस के हिसाब से किया गया है। अगर जड़ जो है वो सिर्फ एक रास्ता बना रही है, वाटर को एब्जॉर्व कर रही है, वाटर जो है उस जड़ के थ्रू डायरेक्ट जो होता है वो यहाँ से इस तरीके से ऊपर जा रहा है, तो जड़ सिर्फ जब एक रास्ते की तरह काम करती है, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती, तो ये जो होता है ये कौन सा होता है, निष्क्रिय होता है। अब ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जड़ जो होती है वो सिर्फ एक रास्ते की तरह काम कर रहे और उसको वाटर अब्जॉर्प्शन के लिए फोर्स कहीं और से मिल रहा है। तो ऐसा होता है। देखिए निष्क्रिय जल अवशोषण का जो मुख्य कारण होता है वो क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ट्रांसपीरेशन। अब देखिए कोई भी प्लांट है, ठीक है, कोई भी प्लांट है, मान लीजिए वो 100 लीटर पानी को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसमें से लगभग 99 लीटर, 98 से 99 लीटर पानी वो क्या करता है, ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस में उड़ा देता है। इसका मतलब वास्तव में प्लांट जो होता है वो बहुत ज़्यादा पानी क्या करता है, ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस से उड़ाता है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, दिन के समय क्या होता है, कंटिन्यू ट्रांसपीरेशन होता रहता है। ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू पानी निकल रहा है, अब इधर से कंटिन्यू पानी निकल रहा है, तो इन सेल्स के, इन जो लीफ की जो सेल्स है इनके अंदर पानी की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। मतलब इनका डीपीडी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मैंने आपको बताया डीपीडी क्या होता है, डीपीडी का मतलब होता है डिमांड ऑफ वाटर। जब इनके अंदर कंटिन्यू ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस से, वाष्पोत्सर्जन के प्रोसेस से पानी निकलेगा तो इन सेल्स का डीपीडी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसी कंडीशन में यहाँ की जो सेल्स है उनको पानी की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो सोइल से क्या होगा, डायरेक्ट पानी जो है वो किसके अंदर जाएगा, रूट में जाएगा। यहाँ पे रूट जो है वो क्या कर रही है, एक सिर्फ रास्ते की तरह काम कर रही है। तो पानी जो होगा, पानी को एब्जॉर्व करने के लिए जो फोर्स मिल रहा है, जो बल मिल रहा है, वास्तव में वो कहाँ से मिल रहा है, वाष्पोत्सर्जन से मिल रहा है। वाष्पोत्सर्जन से कंटिन्यू पानी ऊपर उड़ता रहेगा और नीचे से रूट जो है वो डायरेक्ट क्या करेगी, वाटर को एब्जॉर्व करती रहेगी। इसका मतलब यहाँ पे रूट जो है वो सिर्फ एक रास्ते की तरह काम कर रही है, तभी तो उसको कौन सा वाटर अब्जॉर्प्शन बोला है, निष्क्रिय जल अवशोषण या फिर पैसिव वाटर अब्जॉर्प्शन। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है, अपने से क्वेश्चन पूछा जाए कि पैसिव वाटर अब्जॉर्प्शन या निष्क्रिय जल अवशोषण जो होता है वो किसके कारण होता है, वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है। ठीक है, उसके अलावा ये प्रोसेस कब होता है, मेनली दिन में होता है। क्यों, क्योंकि दिन के अंदर क्या होता है, ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस होता है। प्लांट जो होता है वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए दिन में क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करता है, और उसी दौरान क्या करता है, वो अपने अवशोषित किए हुए पानी में से लगभग 98 से 99 लीटर पानी क्या करता है, वो इस प्रोसेस के अंदर उड़ा देता है। अब यहाँ पे अगर अपनी बात करें कि जैसे पैसिव जो है, पैसिव एक तो वाष्पोत्सर्जन की वजह से हो रहा है, दूसरा ये कब हो रहा है, दिन में हो रहा है। ठीक है, पैसिव के अंदर वाटर अब्जॉर्प्शन जो होता है कौन से प्रोसेस से होता है, विसरण के प्रोसेस से होता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है। क्या मतलब हुआ इसका,
देखिए यहाँ पे जो रूट है, रूट यहाँ पे क्या करी, सिर्फ रास्ता बना रही है। पानी जो एब्जॉर्व करने के लिए जो फोर्स मिल रहा है वो फोर्स कौन दे रहा है, वाष्पोत्सर्जन दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो रूट है उसको ये चीज़ देखने की जरूरत नहीं है कि उसके अंदर कितना पानी है, बाहर कितना पानी, क्यों, क्योंकि इसको ऑटोमेटिक इसको जो निर्देश दिए जा रहे हैं या इसको जो बोला जा रहा है तो वो कौन कर रहा है, वाष्पोत्सर्जन कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कोई प्रासरण का प्रोसेस नहीं हो रहा, यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो रूट बस पानी को एब्जॉर्व किए जा रही है। इसलिए जो निष्क्रिय जल अवशोषण होता है मेनली वो कौन से प्रोसेस से होता है, विसरण से होता है। सेकेंड चीज ये भी ध्यान में रखनी है अपने को, देखो जैसे मान लीजिए ये रूट हेयर है, ठीक है, और रूट हेयर के अंदर क्या कर रहा है, पानी जा रहा है, ठीक है। अब आपको मैंने बताया इससे जस्ट पिछले वाले लेक्चर में कि पानी जो होता है वो सेल के अंदर जाने के लिए उसके दो रास्ते होते हैं, एपोप्लास्ट और दूसरा कौन सा होता है, सिम्प्लास्ट होता है, ठीक है। एपोप्लास्ट के अंदर पानी जो जाता है वो कहाँ से जाता है, सेल वॉल टू सेल वॉल में जाता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि पानी जो है, अब मैक्सिमम पानी अगर अपने बात करें कि पौधा अगर 100 लीटर पानी ले रहा है तो उसमें से मैक्सिमम पानी लगभग 94 से 96 लीटर पानी जो लेता है वो कौन से प्रोसेस से लेता है, निष्क्रिय से लेता है, ठीक है। अब निष्क्रिय जल अवशोषण कौन सा होता है, जो वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है। अब पादप जो है वो मैक्सिमम पानी क्या कर रहा है, जैसे एक पादप को 100 लीटर पानी एब्जॉर्व करना है तो उसमें से वो लगभग 94 से 96 लीटर पानी वो कौन सी विधि से लेगा, निष्क्रिय से लेगा, ठीक है। इसका मतलब ज्यादातर पानी जो आ रहा है वो निष्क्रिय विधि से आ रहा है। अब अपने को पता है कि एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट इन दोनों में से एक से दूसरे सेल के अंदर पानी जो तेजी से चलता है वो कौन से प्रोसेस से चलता है, एपोप्लास्ट से चलता है। और एपोप्लास्ट जो होता है वो कहाँ से होता है, सेल वॉल टू सेल वॉल, और जहाँ पे सेल वॉल पार्टिसिपेट करती है वहाँ पे क्या होता है, विसरण होता है। क्योंकि अपने को पता है प्रासरण के अंदर किसकी आवश्यकता रहती है, अर्धपारगम्य झिल्ली की, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। अब यहाँ पे सेल वॉल से सेल वॉल में पानी चल रहा है, जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ठीक है, ये क्या है, इनकी सेल वॉल है, इस तरीके से ये यहाँ पे क्या है, इनकी सेल वॉल है। तो जाहिर सी बात है कि पानी अगर सेल वॉल से सेल वॉल में जाएगा तो सेल वॉल से सेल वॉल जाएगा तो ये कौन सा प्रोसेस है, विसरण का प्रोसेस है, ठीक है। और एपोप्लास्ट जो पाथवे होता है उसमें पानी सेल वॉल से चलता है, और एपोप्लास्ट जो होता है ये फास्ट प्रोसेस होता है, जल्दी से पानी चलता है इसके अंदर। तो जाहिर सी बात है प्लांट अगर ज्यादातर पानी इस विधि से ले रहा है तो वो पानी को क्या करेगा, फटाफट ऊपर पहुंचाएगा। और फटाफट पानी जो ऊपर पहुंच सकता है वो कौन से मार्ग से पहुंच सकता है, वो एपोप्लास्ट से ही पहुंच सकता है। इसीलिए एपोप्लास्ट में जो पानी चलेगा वो कौन से प्रोसेस से चलेगा, डिफ्यूजन से चलेगा। तभी तो अपने क्या बोलते हैं कि निष्क्रिय जल अवशोषण जो होता है वो कौन सी विधि से होता है, विसरण या डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करते हैं सक्रिय जल अवशोषण की। देखिए सक्रिय जल अवशोषण दो प्रकार का होता है, प्रासरणी और अप्रासरणी। प्रासरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक वाटर अब्जॉर्प्शन। दूसरा कौन सा होता है, अप्रासरणी, नॉन ऑस्मोटिक वाटर अब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये जो मैं आपको पार्ट करवा रही हूँ ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं एक बार तो फिर आपको किसी भी तरीके का इसके अंदर से क्वेश्चन आ जाए आपको करने में उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। लास्ट में ये मैं कंप्लीट करने के बाद में आपको मैं जो पैसिव और जो एक्टिव है इन दोनों के अंदर डिफरेंस करवाऊंगी, तब आपको ये टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए जो सक्रिय जल अवशोषण होता है वो कब होता है, मान लीजिए प्लांट जो है वो 100 लीटर पानी एब्जॉर्व कर रहा है, मतलब पूरा 24 घंटे के अंदर वो 100 लीटर पानी एब्जॉर्व कर रहा है, ठीक है। अब अपने को पता है, मैंने ये बात बोली कि निष्क्रिय जल अवशोषण से पौधा सबसे ज्यादा पानी लेता है। मान लीजिए उसने 96 लीटर जो पानी है, मान लीजिए प्लांट है 24 घंटे के अंदर 100 लीटर वाटर एब्जॉर्प्शन कर रहा है, उसमें से 96 लीटर वो कौन सी विधि से करेगा, निष्क्रिय विधि से करेगा, ठीक है। और निष्क्रिय विधि से करेगा तो जाहिर सी बात है वो किसकी वजह से होगा, वाष्पोत्सर्जन की वजह से। इसका मतलब ये कब होगा, दिन में होगा, ठीक है। अब अपने बात करते हैं कि 4% जो 4 लीटर पानी जो होता है वो प्लांट कौन सी विधि से ग्रहण करता है, सक्रिय विधि से ग्रहण करता है। अब जाहिर सी बात है दिन में अगर मतलब निष्क्रिय विधि से हो रहा है तो इसका मतलब सक्रिय जल अवशोषण कब होगा, रात्रि में होगा, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये प्लांट की रूट है, ठीक है। दिन में तो ठीक है कि इसको वाष्पोत्सर्जन बोल रहा था कि ऊपर से पानी निकल रहा था, नीचे से ऑटोमेटिक वाटर अब्जॉर्ब हो रहा था, ठीक है। अब नाइट में क्या होगा, वाटर अब्जॉर्प्शन ट्रांसपिरेशन तो नहीं हो रहा, वाष्पोत्सर्जन तो नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सॉइल के अंदर वाटर का अमाउंट ज़्यादा ही होगा, किसकी तुलना में, रूट की तुलना में,
ठीक है। भी वाटर जो सॉइल है भी यहाँ पे अपने एक नॉर्मल सॉइल की बात कर रहे हैं, ना कि मैं हेलोफाइट या फिर लवणोद्भिद पादपों की बात करूँ, मैं एक कॉमन प्लांट समोद्भिद या फिर मैं जलोद्भिद प्लांट्स की बात करूँ जो कॉमनली प्लांट्स होते हैं। तो इन प्लांट के अंदर जाहिर सी बात है सॉइल के अंदर जो वाटर होगा इनके लेवल के मुकाबले क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। ठीक है। अब प्लांट जो है हालांकि थोड़ा बहुत पानी लेगा, वो नाइट में लेगा, ठीक है, लगभग कितना लेगा, 4% पानी लेगा। अब दिन में तो ठीक है, उसको वाटर ऑब्जॉर्प्शन करने के लिए वाष्पोत्सर्जन बोल रहा था, ट्रांसपिरेशन से ऊपर पानी खींच रहा था, नीचे से ऑटोमेटिक पानी जा रहा था, लेकिन नाइट में ट्रांसपिरेशन होता है, नहीं होता। इसका मतलब प्लांट में अब जो रूट है वो नाइट के अंदर हालांकि थोड़ा ही पानी ले रही है, लेकिन वो कैसे हो जाएगी, अब एक्टिवली वाटर एब्जॉर्ब करेगी। पैसिव और एक्टिव मैंने आपको पहले ही क्लियर किया है। यहाँ पे पैसिव जो टर्म यूज हो रही है वो जड़ के लिए यूज हो रही है। दिन के समय जड़ जो है वो पैसिव है, वो सिर्फ एक रास्ते का काम कर रही है, उसको कोई लेना देना नहीं है कि पानी जो है उसको मतलब कैसे, क्योंकि उसको जो पूरा का पूरा जो इंस्ट्रक्शन जो मिल रहे हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं, ट्रांसपिरेशन से मिल रहे हैं। ठीक है, इसलिए वो क्या बस एक रास्ता बना रही है, बस पानी को लगातार भेज रही है। लेकिन नाइट के अंदर ट्रांसपिरेशन हो नहीं रहा, उस टाइम अब रूट क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। अब रूट क्या हो जाएगी, सक्रिय हो जाएगी। तभी तो मैंने इसको कौन सा अवशोषण बोला है, सक्रिय जल अवशोषण। इसका मतलब वास्तव में जो एक्टिव वाटर अब्जॉर्प्शन होता है ये कब होता है, नाइट में होता है, या फिर उस कंडीशन में होता है जब ट्रांसपिरेशन ना हो। क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ट्रांसपिरेशन होगा तो कौन सा वाटर अब्जॉर्प्शन होगा, निष्क्रिय जल अवशोषण होगा। लेकिन अगर ट्रांसपिरेशन ना हो, जैसे कि नाइट में या फिर अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, या फिर जो ये जैसे बारिश का टाइम होता है या फिर सर्दियों का टाइम है, ठीक है, तो उस टाइम जैसे मान लीजिए ट्रांसपिरेशन का जो रेट है वो बहुत कम है या नहीं है, तो जब ट्रांसपिरेशन एब्सेंट होगा उस टाइम जो वाटर अब्जॉर्प्शन होता है वो कौन सा होता है, सक्रिय जल अवशोषण होता है। और सक्रिय जल अवशोषण के अंदर रूट क्या करती है, अब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। यहाँ पे रूट को एक्टिव होना पड़ेगा, पहले एक्टिव नहीं थी, पैसिव थी। पैसिव किसकी वजह से थी, वाष्पोत्सर्जन की वजह से थी। लेकिन जब वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा उस टाइम प्लांट ऐसे थोड़ा ना वाटर अब्जॉर्प्शन नहीं करेगा। प्लांट का नेचर होता है वो हमेशा वाटर अब्जॉर्प्शन करता है। हाँ, वो बात अलग है, दिन में वाटर का अब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है नाइट की तुलना में। क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है दिन के अंदर ट्रांसपिरेशन, जब जब ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा तब तब वाटर अब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि प्लांट अगर अपने बात करें 100 लीटर पानी ले रहा है तो उसमें से लगभग 96 लीटर जो वाटर लेता है वो कौन से मेथड से लेता है, निष्क्रिय जल अवशोषण विधि से लेता है। तो नाइट में या फिर जब वाष्पोत्सर्जन नहीं हो रहा, ऊपर से इसको इंस्ट्रक्शन नहीं मिल रही कि तेरे को वाटर अब्जॉर्प्शन करना है, उस टाइम रूट क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। और अब वो क्या करती है, एक्टिवली उस वाटर का अब्जॉर्प्शन करती है। जब एक्टिवली यहाँ पे रूट वाटर अब्जॉर्प्शन करती है, बहुत कम पानी एब्जॉर्ब करना है, वो जो अब्जॉर्प्शन होता है उसके अंदर पानी जो होता है वो रूट के अंदर जाने के बाद में कौन से रास्ते से जाता है, सिम्प्लास्ट से जाता है। और सिम्प्लास्ट में जो पानी चलता है वो कौन सी विधि से चलता है, परासरण की विधि से चलता है। इसलिए और एक चीज एक ये भी है कि अब जाहिर सी बात है सेल जो है वाटर अब्जॉर्प्शन करेगी, अब वो एक्टिव हो जाएगी। पहले वो देखेगी मेरे अंदर कितना पानी है, बाहर कितना पानी है, ठीक है। उसके बाद में दोनों तरफ जो पानी का कंसंट्रेशन होगा उस हिसाब से क्या किया जाएगा, वाटर को एब्जॉर्ब किया जाएगा। कौन सी विधि से किया जाएगा, कौन सी प्रक्रिया से किया जाएगा, परासरण की प्रक्रिया से किया जाएगा। अब जाहिर सी बात है सॉइल के अंदर वाटर का अमाउंट ज्यादा है, रूट के अंदर क्या है, वाटर का अमाउंट कम है, ठीक है। अब अपने ये सोचें कि ट्रांसपिरेशन तो हो ही नहीं रहा, फिर कैसे इस रूट को वाटर की आवश्यकता पड़ गई, ठीक है। देखिए प्लांट का जो नेचर होता है, यहाँ पे सॉइल में तो वाटर ज़्यादा ही है, इसके अंदर वाटर क्या है, कम है, ठीक है। अब नाइट में ठीक है ट्रांसपिरेशन नहीं होता, ठीक है, लेकिन आपने एक प्रोसेस देखा होगा बिंदु स्त्रावण, सुना होगा आपने नाम बिंदु स्त्रावण, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, गटेशन, बिंदु स्त्रावण या गटेशन। तो दिन में ठीक है ट्रांसपिरेशन से पानी को खींचा जा रहा है, पानी उड़ता जा रहा है। अपने सोचे नाइट में ऊपर से पानी निकल नहीं रहा, ठीक है, फिर रूट को कैसे जरूरत पड़ गई पानी की। देखिए नाइट में जो रूट होती है वो एक्टिवली वाटर को एब्जॉर्ब करती है, उसका नेचर है। क्यों, क्योंकि सोइल में तो पानी ज्यादा ही है, उसको पता है सोइल में पानी ज्यादा, उसके अंदर पानी क्या कम है। अब ये रूट जो है वो क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, वो कंपैरिजन करने लग जाएगी कि बाहर पानी ज्यादा है, मेरे अंदर पानी क्या है, कम है। ऐसे कंडीशन में क्या करती है, वो उस वाटर का एब्जॉर्प्शन शुरू कर देती है। अब वो इस चीज को मतलब डिफाइन कर रही है कि कहाँ पे मतलब पानी बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, तो मतलब यहाँ पे क्या है, सांद्रता प्रवणता
बढ़ता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, अपने को पता है जहाँ पे डिफरेंस होता है वाटर के अमाउंट का या फिर कंसंट्रेशन का, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे क्या होगा, सांद्रता प्रवणता होगी और उस हिसाब से जल जो होगा वो अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर मूव करेगा, ठीक है। और वो कौन सी विधि से मूव करता है, परासरण से। तो ये जो सक्रिय जल अवशोषण के अंदर मैंने जो मेथड समझा है ये कौन सा है, परासरणी जल अवशोषण या ऑस्मोटिक वाटर अब्जॉर्प्शन, जिसको जो एक्सप्लेन किया था किसने किया था, एटकिंस नाम के साइंटिस्ट ने किया था। तो अपने को साइंटिस्ट का नाम ध्यान में रखना है। जो सक्रिय जल अवशोषण जो है उसके अंदर जो परासरणी मेथड जो है उसको किसने एक्सप्लेन किया, एटकिंस नाम के साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया। और अगर सीधा अपने से पूछा जाए सक्रिय जल अवशोषण के बारे में किसने बताया, तो वो किसने बताया, क्रैमर नाम के साइंटिस्ट ने बताया। जो टर्म दी थी निष्क्रिय और सक्रिय वो तो रैनर ने दी थी, और इनके बारे में जो एक्सप्लेन किया था निष्क्रिय ये होता है, सक्रिय ये होता है, वो किसने किया था, जो क्रैमर नाम का साइंटिस्ट है उसने किया था। अब यहाँ पे आप देखिए, अब नाइट में जो है ट्रांसपिरेशन हो नहीं रहा, फिर भी प्लांट वाटर अब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसका नेचर है, सॉइल में पानी ज़्यादा है, वो क्या करेगा, कंटिन्यू पानी को लेता रहेगा। अब अपने सोचें कि अपने पास क्या प्रूफ है कि प्लांट जो होता है वो नाइट में वाटर का अब्जॉर्प्शन करता है। तो इसके लिए अपने पास दो प्रूफ है। एक तो होता है मूल दाब, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर, ठीक है। और सेकंड क्या होता है, बिंदु स्रावण। अपने जब से अर्ली मॉर्निंग या फिर अपने नाइट के अंदर क्या होता है, प्लांट की लीफ के ऊपर पानी की बूंदें देखते हैं, ठीक है। पानी के जो बूंदें हैं जो ड्रॉपलेट फॉर्म में है, जो बिंदु के फॉर्म में है, उसको अपने क्या बोलते हैं, बिंदु स्रावण, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि पानी के अंदर नाइट में प्लांट ने नाइट में वाटर लिया है, तभी तो उसकी जो लीफ है उसके ऊपर क्या आया, पानी बूंदों के रूप में है। इसका मतलब अपने पास इस बात का क्या प्रूफ है कि प्लांट जो होता है नाइट में वाटर अब्जॉर्प्शन करता है, या इस बात का क्या प्रूफ है कि ट्रांसपिरेशन के एब्सेंस में, मतलब वाष्पोत्सर्जन की अनुपस्थिति में वाटर अब्जॉर्प्शन होता है। तो इस बात का क्या प्रूफ है, बिंदु स्रावण। पत्तियों के जो किनारे हैं उनके ऊपर पानी की बूंदे तभी हो सकती है जब क्या करता है, प्लांट ने वाटर लिया है। इसका मतलब बिंदु स्रावण जो है वो इस बात को प्रमाणित करता है कि प्लांट जो होता है वो नाइट में वाटर अब्जॉर्प्शन करता है। हाँ, वो बात अलग है कि बिंदु स्रावण में पानी जो होता है वो बहुत कम होता है, किसकी तुलना में, वाष्पोत्सर्जन की तुलना में। क्यों, क्योंकि प्लांट जो होता है बहुत कम पानी कब अब्जॉर्ब करता है, नाइट में या फिर ट्रांसपिरेशन की एब्सेंस में करता है। तो जो परासरणी विधि से यहाँ पे नॉर्मली जो पानी को लिया जा रहा है नाइट के अंदर जो लिया जा रहा है, या ट्रांसपिरेशन की एब्सेंस में जो लिया जा रहा है, तो यहाँ पे जड़ें सक्रिय हो चुके हैं, इसलिए इसको कौन सा बोला, सक्रिय जल अवशोषण। और इसका प्रूफ जो है वो क्या है, बिंदु स्रावण और मूल दाब है। मूल दाब क्या होता है, नाइट में, अब जैसे यहाँ पे देखिए ट्रांसपिरेशन हो नहीं रहा, ठीक है, मतलब प्लांट के अंदर ऑलरेडी पानी है, नीचे से जड़ें कंटिन्यू पानी एब्जॉर्ब करती जा रही है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, ऊपर से पानी निकल नहीं रहा, जब ट्रांसपिरेशन नहीं होता, नीचे से पानी आए जा रहा है, तो ऐसे में क्या होता है, रूट के जो सेल्स होते हैं उसके अंदर पानी का प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि ऊपर से पानी निकल नहीं रहा, नीचे से पानी कंटिन्यू आ रहा है। ऐसे में क्या होगा, रूट के जो सेल्स है उसके अंदर पानी भर जाएगा, उसकी वजह से रूट की सेल्स के अंदर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और उस प्रेशर को क्या बोला जाता है, रूट प्रेशर। अब पानी निकल नहीं रहा, नीचे से पानी आ रहा है, रूट के अंदर प्रेशर क्रिएट होगा, और उस प्रेशर की वजह से पानी धक्के मार के ऊपर चढ़ता है, और वही पानी अपने को बूंदों के रूप में दिखाई देता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, बिंदु स्रावण या फिर गटेशन। क्लियर है ये चीज, गटेशन और जो बिंदु स्रावण जो है, या जिसको इंग्लिश में गटेशन बोलते हैं, इसका अपने अलग से पढ़ेंगे, इसका अलग से लेक्चर रहेगा जिसके अंदर अपने मतलब पूरा अपने मेथड पढ़ेंगे कैसे कैसे बिंदु स्रावण होता है। तो इसका मतलब ये बात बोल सकते हैं कि वास्तव में जो बिंदु स्रावण होता है वो किसकी वजह से होता है, मूल दाब की वजह से होता है। क्यों, क्योंकि ऊपर से पानी निकला नहीं, नीचे से पानी आता गया, रूट में प्रेशर क्रिएट होगा, उस प्रेशर की वजह से पानी धक्के मार के ऊपर चढ़ा, और पानी ऊपर चढ़ रहा वो बूंदों के रूप में आ रहा है, और उसको अपने क्या बोल रहे हैं, बिंदु स्रावण। अब यहाँ पे अपनी बात करते हैं अपरासरणी या नॉन ऑस्मोटिक वाटर अब्जॉर्प्शन। ये जो मेथड रहता है ये मेनली उन प्लांट्स के लिए मेथड होता है जो प्लांट्स हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे अपने डायग्राम बना के समझते हैं। मान लीजिए कोई प्लांट है, जैसे कोई प्लांट है, ठीक है, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में है, ठीक है। अपने को पता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जिसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है, मतलब उसके अंदर विलेय क्या होता है, ज़्यादा होता है, और जल उसमें क्या होता है, कम होता है। क्लियर है।
अब जैसे ये कोई प्लांट है, मान ये कंडीशन कब हो सकती है हाइपरटोनिक कंडीशन, या तो उस प्लांट के अंदर जैसे खाद डाली हुई हो, ठीक है, या फिर उस प्लांट के आसपास मतलब सोल्ट एरिया हो, या आप बोल सकते हैं लवणोद्भिद पादप, ठीक है, जो लवणोद्भिद पादप होते हैं। तो लवणोद्भिद पादप जो होते हैं जिनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हैलोफाइट्स, लवणोद्भिद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हैलोफाइट्स, ठीक है। ये जो प्लांट होते हैं क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होते हैं। हाइपरटोनिक को हिंदी में क्या बोला जाता है, अति पराशरी विलयन, जिसके बारे में मैंने आपको अलग से एक लेक्चर के अंदर पूरा एक्सप्लेन किया है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होता है। लेकिन यहाँ पे जस्ट मैंने आपको ब्रीफली बताया है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जिसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे देखिए कैसे ये प्रोसेस होगा। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जिसमें जल क्या होता है, ज़्यादा होता है, और रूट जो है इसके अंदर, जाहिर सी बात है यहाँ पे मैंने क्या लिखा, हाइपरटोनिक। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन उसी को बोलते हैं जब अपने कंपैरिजन करते हैं किसी चीज़ से। तो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब इसके अंदर विलेय क्या है, कम है, पानी इसके अंदर क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो प्लांट है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर इसका क्या हो जाएगा, एक्सोस्मोसिस होने लग जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये क्या करता है, ये प्लांट एनर्जी खर्च करके, ऊर्जा खर्च करके इस हैलोफाइट या इस लवणोद्भिद मिट्टी से क्या करता है, पहले तो वो लवणों को एब्जॉर्ब करता है, और लवणों को जो वो एब्जॉर्ब करता है वो एक्टिवली एब्जॉर्ब करता है। एक्टिवली एब्जॉर्ब करेगा, इसका मतलब उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, एटीपी की। यहाँ पे मैं जो सक्रिय वर्ड यूज कर रही हूँ, ये जो सक्रिय निष्क्रिय शब्द है ये तो किसके रिगार्डिंग यूज हो रही है, रूट के। अगर रूट सिर्फ रास्ता का काम कर रही है वाटर को ऑब्जॉर्प्शन करने के लिए, ऊपर से इसको निर्देश मिल रहे हैं, देन अपने इसको क्या बोलेंगे, निष्क्रिय। अगर वो खुद एक्टिवली काम करिए देन उसको क्या बोलेंगे, सक्रिय। लेकिन यहाँ पे जो बात चल रही है, यहाँ पे क्या होगा, अब जो प्लांट है, प्लांट पहले क्या करेगा, इसको ये सब करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप देखें यहाँ पे पानी ज़्यादा है प्लांट के अंदर, यहाँ पर पानी कम है। ऐसे में इस लवणोद्भिद पौधे का क्या हो जाएगा, एक्सोस्मोसिस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है कि पानी जो होता है वो अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जाता है, ठीक है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, परासरण। तो ऐसी कंडीशन में इस प्लांट का पानी तो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ये तो प्लांट डेड हो जाएगा। लेकिन लवणोद्भिद प्लांट जो होते हैं वो लवणीय मिट्टी में रहते हैं, सोल्टी एरिया में रहते हैं। इसका मतलब उनके अंदर कोई स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म है जिसकी वजह से वो खुद को वहाँ पे सर्वाइव करवा पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, पहले तो ये लवणोद्भिद जो प्लांट है, हैलोफाइट्स जो है, ये क्या करेगा, एक्टिवली आयंस को एब्जॉर्व करेगा। जैसे मान लीजिए सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, ठीक है, कैल्शियम आयन है, इन सबको क्या करेगा, ये एब्जॉर्व करेगा। इस काम के लिए इनको किसकी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जब ये अपने अंदर लवणों को लेंगे तब ये क्या हो जाएंगे, इनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि आपको पता है जब इसके अंदर लवण आ जाएंगे तो इसके अंदर किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, विलेय की मात्रा बढ़ जाएगी। और जब इसके अंदर विलेय की मात्रा बढ़ जाएगी तो उस टाइम क्या हो जाएगा, जो इसका प्राशन दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब क्या होगा, पानी जो होगा वो क्या करेगा, इस प्लांट के अंदर एंटर करना शुरू कर देगा। क्यों, क्योंकि जब इसके अंदर विलेय बढ़ जाएगा, इसका मतलब इसके अंदर विलेय क्या हो गया, इसकी तुलना में कम हो गया। क्यों, क्योंकि सारे लवण तो इसने ले लिए, अब इसके अंदर क्या हो गया, ये जो प्लांट है ये क्या करेगा, खुद का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा बनाएगा, इसकी मजबूरी है ज़्यादा बनाना। तो ये क्या करेगा, एक्टिवली आयंस को एब्जॉर्व करेगा, एक्टिवली आयंस को एब्जॉर्व करके अपना ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करेगा, बढ़ाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर कब बढ़ता है, जब विलेय बढ़ेगा। विलेय कौन से होते हैं, सोडियम क्लोराइड, ये आयंस होते हैं। और ये आयंस ये तभी ले पाएगा जब ये क्या करेगा, एक्टिवली मतलब एनर्जी खर्च करके क्या करेगा, इन आयंस को एब्जॉर्व करेगा। जब ये एनर्जी खर्च करके आयन को एब्जॉर्व करेगा तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, मतलब विलेय बढ़ गया तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया। इसका मतलब इसके अंदर जल जो होगा अब इसकी तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये क्या करेगा, प्रासरण के मेथड से वाटर को एब्जॉर्व कर लेगा। फिर मैंने इसको नॉन ऑस्मोटिक या अप्रासरणिक क्यों बोला है, देखिए यहाँ पे नियम के हिसाब से प्लांट जो है वो लवणोद्भिद मिट्टी में है तो उसका पानी बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि सलाइन जो वाटर है, ठीक है, जाहिर सी बात है। लेकिन प्लांट क्या कर रहा है, यहाँ पे कुछ मेथड अपना के, कुछ एनर्जी खर्च करके उस पानी को एब्जॉर्व कर रहा है, अपना ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा के एब्जॉर्व कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे पानी बाहर निकलने की बजाय पानी अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस के जस्ट एंटी हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स अप्रासरणी या फिर प्रासरण के जस्ट विपरीत नॉन ऑस्मोटिक प्रेशर से ये क्या करता है, नॉन ऑस्मोटिक वाटर ऑब्जॉर्प्शन क्या करता है,
इस प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो जो कॉमनली नाइट के अंदर जो प्लांट वाटर ऑब्जॉर्प्शन करते हैं उसके लिए तो ये मेथड रहता है, लेकिन जो एपरासरणी होता है इसके अंदर किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत भी पड़ती है। और ये जो नियम है, ये वाटर ऑब्जॉर्प्शन का जो सिद्धांत है, ये सिर्फ उन्हीं प्लांट्स के अंदर लागू होता है जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या फिर आप बोल सकते हैं जो लवणोद्भिद पौधे होते हैं। और इस चीज को जो एक्सप्लेन किया था, ये किसने किया था, बेनेट और क्लार्क नाम के साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पे जैसे अपने बात करें कि जो एपरासरणी जो मेथड होता है ये मेनली जैसे लवणोद्भिद पौधों के अंदर देखने को मिलता है। अब ये प्लांट्स जैसे मैंने बोला कि इसके अंदर एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, आयंस को अंदर लेते हैं, सोल्ट को अंदर लेते हैं और अपना ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाते हैं ताकि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, अदरवाइज इनके अंदर से पानी बाहर निकल जाएगा। तो इस बात को जैसे अपने प्रूफ कर सकते हैं, मान लीजिए इस प्लांट के अंदर रेस्पिरेटरी इनहिबिटर डाल दिया जाए। रेस्पिरेटरी इनहिबिटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, श्वसन संदमक। तो देखिए यहाँ पे अपने अलग से बात करते हैं, श्वसन संदमक, श्वसन संदमक, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी इनहिबिटर। अगर आप यहाँ पे रेस्पिरेटरी इनहिबिटर डाल देंगे तो जाहिर सी बात है कि प्लांट की रूट के अंदर रेस्पिरेटरी इनहिबिटर जो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन को रोक देते हैं, रेस्पिरेशन रुक जाएगा, कम होगा। रेस्पिरेशन जो श्वसन संदमक है, रेस्पिरेटरी इनहिबिटर, ये किसको रोकेंगे, श्वसन को रोकेंगे। श्वसन को रोकेंगे तो क्या बिना श्वसन के एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, नहीं हो सकती। तो जब इनके अंदर एनर्जी नहीं बनेगी तो क्या ये एक्टिवली का मतलब क्या होता है, एनर्जी खर्च करके, क्या ये एनर्जी करके इस आयंस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो देखा गया है कि अगर इन प्लांट्स के अंदर रूट के अंदर रेस्पिरेटरी इनहिबिटर डाल दिया जाए तो ये वाटर अब्जॉर्प्शन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेटरी इनहिबिटर डालते ही क्या हो जाएगा, जो रेस्पिरेशन है वो स्टॉप हो गया, रेस्पिरेशन स्टॉप हो गया, देन एनर्जी नहीं बनेगी, ऊर्जा नहीं बनेगी, ऊर्जा नहीं बनेगी तो ये प्लांट वाटर का अब्जॉर्प्शन नहीं कर सकते। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता सकती हूँ, देखिए आपने एक टर्म सुनी होगी न्यूमेटोफोर, ठीक है, न्यूमेटोफोर, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, श्वसन मूल। न्यूमेटोफोर या फिर श्वसन मूल, ये क्या होता है, देखिए जो लवणोद्भिद पादप होते हैं उनके जो रूट होती है, जैसे मान लीजिए ये लवणोद्भिद पौधा, इनके रूट क्या होती है, ऐसे बाहर निकल जाती है, ठीक है, अपने बोल सकते हैं नेगेटिव मतलब गुरुत्वाकर्षण, या ऐसे बोल सकते हैं जड़ें जो है वो बाहर आ चुकी है, ठीक है। अब नॉर्मली रूट जो होती है वो तो प्लांट के अंदर सॉइल के अंदर एंटर करती है, लेकिन यहाँ पे रूट क्या आ रही है, बाहर निकल रही है। क्यों? क्योंकि इस मिट्टी के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। अब इनको तो बहुत ऑक्सीजन चाहिए, क्यों? क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे तो रेस्पिरेशन ज़्यादा होगा, रेस्पिरेशन ज़्यादा होगा तो ये क्या करेंगे, उस टाइम ज़्यादा एनर्जी बना पाएंगे, और ज़्यादा एनर्जी बना के ये क्या करेंगे, लवणों को ग्रहण करके अपना ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाएंगे, मतलब अपने विलेय बढ़ाएंगे, और ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, वो वाटर को क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से क्या करेंगे ये, मतलब इस ऑक्सीजन वाली कमी को दूर करने के लिए क्या करते हैं, अपने रूट्स को बाहर निकालते हैं, और जो बाहर रूट निकली होती है इन्हीं को क्या बोलते हैं, श्वसन मूल। नाम से पता लग रहा है, श्वसन मूल, रेस्पिरेटरी रूट्स जो किसके लिए बाहर निकली है, ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए। इनके जो रूट होते हैं, इनके टिप पार्ट पे क्या होते हैं, पोर होते हैं, जिनके थ्रू ये क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन होती है उसको अंदर की ओर ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन ग्रहण होगी तो श्वसन ज़्यादा, रेस्पिरेशन ज़्यादा होगा, रेस्पिरेशन ज़्यादा होगा, देन एनर्जी ज़्यादा बनेगी, एनर्जी ज़्यादा बनेगी, उस टाइम ये प्लांट की जो रूट है वो क्या करेगी, ज़्यादा आयंस को अंदर लेगी, ठीक है। आयन ज़्यादा अंदर आ जाएंगे, उस टाइम इनकी सांद्रता बढ़ जाएगी, सांद्रता बढ़ गई, इसका मतलब इनके अंदर जल क्या हो जाएगा, बाहर की तुलना में कम हो जाएगा, और ये क्या करेंगे, फटाफट वाटर को एब्जॉर्व कर लेंगे। तो इस मेथड से क्या किया जाता है, ये जो होता है पूरा का पूरा जो हैलोफाइट्स है या जो एपरासरणी मेथड है, ये मेनली किन के लिए यूज होता है, जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या जो लवणोद्भिद पादप है उनके लिए यूज होता है। अब यहाँ पे अपने सक्रिय और निष्क्रिय के अगर अपने डिफरेंस करें, तो अगर ये आपको मतलब अच्छे से समझ में आ गया है तो आप इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंस कर सकते हैं। तो देखिए सक्रिय और निष्क्रिय के अंदर सबसे पहला और सबसे आसान डिफरेंस कौन सा है कि प्लांट जो होता है मैक्सिमम वाटर ऑब्जॉर्प्शन कौन से मेथड से करता है, निष्क्रिय से करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने थोड़ा सा बना लेते हैं, मैक्सिमम जो वाटर ऑब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, लगभग 94 to 96% वो कौन से मेथड से होता है, निष्क्रिय से होता है। लगभग 4 से 6% जो वाटर अब्जॉर्प्शन होता है वो कौन से होता है, सक्रिय विधि से होता है। क्लियर है। निष्क्रिय जो होता है मेनली किसकी वजह से होता है, वाष्पोत्सर्जन की वजह से होता है, ठीक है। सक्रिय जो होता है वो कब होता है, वाष्पोत्सर्जन की एब्सेंट में होता है, मतलब आप ये बोल सकते हैं नाइट में होता है, ठीक है। इसका क्या प्रूफ है अपने पास,
बिंदु स्रावण है, ठीक है। नाइट में पानी आ रहा है तभी तो प्लांट के जो लीफ है उसके ऊपर मतलब पानी आ रहा है, क्योंकि एब्जॉर्ब किया जा रहा है। उसके अलावा जो वाष्पोत्सर्जन जो होता है उसके अंदर मैक्सिमम पानी जो है वो लिया जा रहा है निष्क्रिय विधि से। यहाँ पे रूट जो होती है वो सिर्फ एक रास्ते का काम करती है, सिर्फ एक पाथवे बना रही है, जबकि यहाँ पे रूट जो है वो क्या कर रही है, सक्रिय रूप से एक्टिवली क्या कर रही है, वाटर को एब्जॉर्व कर रही है। उसके अलावा अगर अपने और डिफरेंस करें तो ये जो होता है मेनली दिन में या वाष्पोत्सर्जन की प्रेजेंस में होता है, जबकि ये क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की एब्सेंस में होता है। यहाँ पे जो वाटर चलता है पूरे प्लांट के अंदर वो एपोप्लास्ट पाथवे से चलता है, या बोल सकते हैं विसरण की विधि से होता है, जबकि यहाँ पे जो वाटर चलता है वो कौन से, सिम्प्लास्ट या फिर आप क्या बोल सकते हैं, परासरण के मेथड से होता है। उसके बाद में सक्रिय जो होता है वो दो प्रकार का होता है, कौन सा, परासरणी और अपरासरणी। परासरणी के अंदर नॉर्मली वाटर एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती, जबकि जो अपरासरणी होता है उसके अंदर एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से अपना जो वाटर ऑब्जॉर्प्शन वाला जो है मतलब टाइप है या इसके जो सिद्धांत है, बुक्स में ये सिद्धांत या थ्योरी ऑफ वाटर ऑब्जॉर्प्शन के नाम से भी दिया जाता है, या फिर जल अवशोषण के प्रकार। तो ये जो है ये क्या है, मतलब जो प्लांट फिजियोलॉजी है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है और थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से समझ ले तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आती। अब थोड़ा सा अगर मैं इसको ब्रीफली अगर आपके सामने एक्सप्लेन करूँ तो जल अवशोषण दो प्रकार के सिद्धांत है, निष्क्रिय और सक्रिय। निष्क्रिय जो होता है वो वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है, मैक्सिमम जो प्लांट वाटर अब्जॉर्ब करता है वो निष्क्रिय मेथड से करता है। सक्रिय जो होता है वो कब होता है, वाष्पोत्सर्जन की एब्सेंस में होता है। अब अपने नेक्स्ट बात करेंगे जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो रूट के अंदर जो वाटर होता है उसको मतलब एब्जॉर्व करने के अंदर, मतलब कौन सी कंडीशन के अंदर प्लांट ज़्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, कौन सी कंडीशन में कम करता है। तो यहाँ पे अपने एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, तो देखिए यहाँ पे अगर आपको जैसे ये सक्रिय और निष्क्रिय समझ में आ गया तो आप खुद भी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कौन कौन से प्रभावित करते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ वाटर ऑब्जॉर्प्शन, सबसे पहला है वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। अगर वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा तो उस टाइम क्या होगा, जल अवशोषण भी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है प्लांट जो है ऊपर से पानी निकलता रहेगा, कंटिन्यू ट्रांसपिरेशन होता रहेगा, उस टाइम रूट क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। सेकेंड अपने बना सकते हैं कि वो सारे फैक्टर, दिन के टाइम वाटर अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, ठीक है, ज़्यादा गर्मी के अंदर वाटर अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। उसके अलावा प्राप्य मृदा जल, प्राप्य मृदा जल अगर होगा तो जल अवशोषण क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका क्या मतलब है, देखिए अगर सॉइल के अंदर मतलब प्रॉपर वाटर है, ज़्यादा अमाउंट में वाटर है, आपको पता है प्राप्य मृदा जल जिसको अपने क्या बोलते हैं, चसाड़ या फिर कैपिलरी वाटर, वो वाटर जिसे प्लांट वास्तव में एब्जॉर्व कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर सॉइल के अंदर प्रॉपर अमाउंट में वाटर पड़ा है तो प्लांट क्या कर सकते हैं, उसको बहुत ही ईजी वे में उस वाटर को एब्जॉर्व कर सकते हैं। ज़्यादा पानी होगा तो ज़्यादा ही एब्जॉर्व करेंगे। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा प्राप्य मृदा जल मतलब कैपिलरी वाटर या प्लांट्स के एब्जॉर्व करने लायक वाटर होगा, प्लांट उस वाटर का एब्जॉर्प्शन क्या करेंगे, उतना ही ज़्यादा करेंगे। उसके अलावा अगर अपने बात करें मृदा वातन, ठीक है, सॉइल एरिएशन, तो प्रॉपर अगर सॉइल के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी देन प्रॉपर जो रूट है वो रेस्पिरेशन कर पाएगी और वो क्या करेगी, वाटर को एब्जॉर्व कर सकती है। अब देखिए एक यहाँ पे टर्म होती है जलाक्रांत मृदा, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वाटर लॉग्ड सॉइल, ठीक है। क्या मतलब है इसका, मान लीजिए जैसे जो अपनी फसल है या अपने जो प्लांट है उनके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो पानी भरा हुआ है तो ऐसी कंडीशन में रूट जो है वो प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगी और ऐसे में वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगी। एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से उनके अंदर अल्कोहल या फिर किसी एसिड का फॉर्मेशन होगा और ऐसे में क्या होगा, वो जो प्लांट है उसके जो रूट है उनके अंदर स्मेल आने लग जाएगी, वो जो प्लांट है वो प्रॉपर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तभी तो जैसे खेतों वगैरह के अंदर जैसे बारिश होती है तो पानी जो होता है वो खड़ा नहीं रहना चाहिए। कुछ एक फसलें जैसे जूट और जो राइस है उनके अंदर अलग मेथड रहता है, मतलब उनको इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड नहीं होती तो वो एक अलग चीज़ रहती है, लेकिन बाकी जो नॉर्मली प्लांट होते हैं उनके अंदर अगर पानी खड़ा रह जाता है उस टाइम क्या होता है, उनके अंदर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पानी खड़ा रह गया तो जो मिट्टी के अंदर प्लांट के अंदर जो मतलब जो पानी खड़ा हुआ है तो उस पानी खड़े होने की वजह से उसी पानी को अपने उसी मृदा को कौन सी बोलते हैं, जलाक्रांत मृदा, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा वाटर है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, वाटर लॉग्ड सॉइल। उसके अलावा जो टेम्परेचर होता है, जैसे मान लीजिए जो अगर मान लीजिए 20 से
30 डिग्री तापमान होता है, सॉइल टेम्परेचर जैसे रहता है, तो उस टाइम क्या होता है, प्लांट बहुत अच्छे तरीके से वाटर अब्जॉर्प्शन करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो होता है ये ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, अनुकूल तापमान होता है। इस टेम्परेचर पे प्लांट क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अब उसके जो रूट हेयर्स होते हैं उनकी परमिएबिलिटी भी ज़्यादा होती है इस टेम्परेचर पे, और उस कंडीशन में क्या करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का अब्जॉर्प्शन करेंगे। मान लीजिए टेम्परेचर 20 से कम, या फिर मान लीजिए जैसे 0 डिग्री टेम्परेचर है, 0 डिग्री टेम्परेचर पे क्या होगा, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड, ऐसे में क्या होगा, प्लांट जो है वो क्या करेगा, वो प्रॉपर वाटर उसके जो रूट हेयर्स है उनके जो मतलब जैसे मान लीजिए सॉइल का टेम्परेचर बहुत कम है, तो ऐसे में क्या होगा, उसके जो रूट हेयर्स है उनकी परमिएबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। प्लांट की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसे इसलिए जो एक ऑप्टिमम जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, लगभग 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो 4 नंबर पे मृदा सांद्रता। ठीक है, देखिए अगर मृदा की कंसंट्रेशन ज़्यादा है मतलब वो हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक है मतलब उसमें किसका अमाउंट ज़्यादा है, विलेय का अमाउंट उसमें क्या है, ज़्यादा है, जल का अमाउंट क्या है उसमें कम है। तो ऐसी जो अगर मृदा की कंसंट्रेशन ज़्यादा मतलब हाइपरटोनिक मृदा है, देन उस टाइम क्या होगा, इतना अच्छा वाटर अब्जॉर्प्शन नहीं होगा। क्यों? कि हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर प्रॉपर वाटर अब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है, प्रॉब्लम आती है। तो जो मतलब जिस सॉइल के अंदर पानी ज़्यादा है, मतलब उसकी जो सॉइल की जो कंसंट्रेशन है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, उस टाइम क्या होगा, वाटर अब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा। यहाँ पे सॉइल कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, मृदा सांद्रता का मतलब क्या है, जैसे उसमें खनिज लवणों की मात्रा ज़्यादा होगी तो ऐसी कंडीशन में वो हाइपरटोनिक बन जाएंगे। वही अगर अपने बात करें तनु मृदा है, तनु मृदा का मतलब यहाँ पे क्या, उसके अंदर वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, तो प्लांट क्या करेगा, इजी वे में वाटर का अब्जॉर्प्शन कर पाएगा। उसके अलावा जैसे जो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या करते हैं, वाटर अब्जॉर्प्शन को बढ़ाती हैं। उसके अलावा देखिए 2 टर्म और बताती हूँ मैं आपको। एक होता है अगर अपने बात करें ड्राइनेस की, एक होता है भौतिक शुष्कता, ठीक है, और एक होता है कार्य की शुष्कता। इंपॉर्टेंट चीज़ है दोनों के दोनों। भौतिक शुष्कता को इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल ड्राइनेस, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, फिजिकल ड्राइनेस, फिजिकल ड्राइनेस, ठीक है। और जो कार्य की शुष्कता होती है इसे बोला जाता है फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस। इसका क्या मतलब होता है, देखिए भौतिक शुष्कता का फिजिकल ड्राइनेस, ऐसी मिट्टी जिसमें अपने को पता है कि वास्तव में इसमें पानी है ही नहीं, तो उसके अंदर अगर प्लांट वाटर ऑब्जॉर्व नहीं कर पाता, दैट इज फिजिकल ड्राइनेस। ठीक है, ये मिट्टी की कौन सी शुष्कता है, फिजिकल ड्राइनेस है। एक होता है कार्य की शुष्कता, ऐसी मिट्टी जिसमें पानी है लेकिन फिर भी प्लांट एब्जॉर्व नहीं कर पा रहा। इसका सबसे बड़ी एग्जांपल है ये वाटर लॉग्ड सॉइल। पानी है लेकिन प्लांट की रूट जो है प्रॉपर मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से उस वाटर को एब्जॉर्व नहीं कर पाते। तो ऐसी मृदा जिसमें पानी है लेकिन फिर भी प्लांट नहीं ले पा रहा, जैसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है या लवणोद्भिद मृदा है या ज़्यादा अम्लीय मृदा है, ठीक है, तो वहाँ पे पानी होते हुए भी प्लांट वाटर एब्जॉर्व नहीं कर पाता। तो ये जो ड्राइनेस होती है या ये जो मिट्टी की शुष्कता होती है, इसे कौन सा बोला जाता है, फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस या फिर कार्य की शुष्कता। दोनों ही कंडीशन के अंदर प्लांट वाटर एब्जॉर्व नहीं कर पाता, क्योंकि भौतिक शुष्कता या फिजिकल ड्राइनेस में तो वास्तव में मिट्टी में पानी नहीं होता, तो प्लांट लेगा कहाँ से पानी, ठीक है, उसको देखते ही अपने बता सकते हैं सॉइल में वाटर नहीं है। दूसरी कंडीशन में क्या है, फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस में क्या है, पानी है फिर भी प्लांट क्या कर रहा है, उस वाटर को एब्जॉर्व नहीं कर पा रहा। तो इस तरीके से क्या है, ये सारे के सारे यहाँ पे जो मतलब फैक्टर है जो क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं। जैसे वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा तो जल अवशोषण ज़्यादा होगा। उसके अलावा प्राप्य मृदा जल के अंदर जैसे इस टॉपिक को अपने मतलब थोड़ा सा और भी इसको अपने एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत बार इसके अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट चीज़ भी है। तो देखिए अपने इस टॉपिक को यहीं डिस्कशन कर लेते ताकि अपने को अलग से ना पढ़ना पड़े। देखिए प्राप्य मृदा जल, तो प्राप्य मृदा जल जिसको अपने क्या बोलते हैं, अवेलेबल जो सॉइल वाटर है, ठीक है, इसके अंदर कई पॉइंट्स आते हैं। जैसे अपने बात करें जल धारण क्षमता, ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। उसके अलावा अगर अपने बात करें जैसे परमानेंट विल्टिंग है, अनपरमानेंट विल्टिंग है, तो ये जो कुछ टर्म्स है जो सॉइल और प्लांट के बीच के रिलेटेड के जो टर्म्स हैं वो सारे के सारे किस रिलेटेड है, प्राप्य मृदा जल के। तो मैं आपको थोड़ा सा इस प्राप्य मृदा जल के बारे में, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये सॉइल के जो अंदर वाटर का जो कंसंट्रेशन है या वाटर का जो अमाउंट है उसके रिगार्डिंग ये मैंने आपके जो डायग्राम बनाया, ठीक है। यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये जो कंडीशन है, ये जो जीरो कंडीशन है,
यहाँ पे क्या होती है, मृदा जो होती है संतृप्त मृदा होती है, मतलब इसके अंदर क्या होता है, मतलब मैक्सिमम पानी होता है, या आप ये बोल सकते हैं कि इतने मिट्टी के अंदर मतलब वो पानी जिसको मतलब वो अपने अंदर अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, तो ये कौन से कितने एटमॉस्फेयर पे होता है, 0 एटमॉस्फेयर पे होता है। उसके बाद में अब क्या होता है, जैसे मिट्टी के अंदर पानी है, ठीक है, अब वो पानी जो वो धीरे धीरे क्या होता है, उसके अंदर कुछ पानी जो होता है वो ग्रेविटेशन फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या करता है, नीचे जाता है, ठीक है। तो जो वो पानी नीचे जाता है तो उसके बाद में जो उस मिट्टी के अंदर जो पानी बचता है उस पानी को अपने क्या बोलते हैं, फील्ड कैपेसिटी या फिर क्षेत्र क्षमता। तो इसका मतलब क्या, जैसे मिट्टी के अंदर मतलब संतृप्त है मृदा, सैचुरेटेड जो सॉइल है जिसके अंदर मतलब इतना पानी है कि ठीक है वो अपने पास रख सकती है, तो उसको अपने क्या उसको अपने कौन सा बोलते हैं, संतृप्त मृदा। क्लियर है। उस मिट्टी में से क्या होगा, जो पानी थोड़ा थोड़ा पानी जो जाहिर से बात है ग्रेविटेशन फोर्स हर चीज़ पे लगता है, तो वो क्या करेगा, उस पानी को थोड़ा थोड़ा नीचे ले जाएगा, तो बाकी जो पानी बचेगा तो उसको अपने कौन सा बोलेंगे, फील्ड कैपेसिटी या फिर क्षेत्र क्षमता। और यहाँ पे जो मतलब जो प्रेशर रहता है वो कितना रहता है, -1/3 एटमॉस्फेयर। उसके बाद में क्या होगा, जैसे अपने इससे मान लीजिए मिट्टी के अंदर पानी जो है वो मतलब थोड़ा और कम हो चुका है, मान लीजिए -15 एटमॉस्फेयर पे कंडीशन आ चुकी है, उस टाइम उसको अपने क्या बोलते हैं, मुरझान बिंदु। मुरझान बिंदु का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मिट्टी के अंदर इतना मतलब पानी कम हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, प्लांट जो है वो, अब मिट्टी के अंदर पानी कम हो गया, प्लांट उस पानी को मतलब प्लांट को पानी मिलेगा नहीं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उस प्लांट के अंदर विल्टिंग आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब इसको मैंने क्या लिखा है, अस्थायी मुरझान। अस्थायी मुरझान का मतलब यहाँ पे क्या है कि इस पॉइंट पे अगर उस प्लांट को वाटर अवेलेबल करवा दिया जाए तो वो प्लांट उस वाटर को एब्जॉर्ब करके वापस से नॉर्मल कंडीशन में आ सकता है, तो इसलिए मैंने इसको क्या लिखा है, अस्थायी मुरझान या फिर अनपरमानेंट विल्टिंग। और उसके बाद मान लीजिए सॉइल के अंदर और कम पानी हो चुका है, -131 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे मतलब पानी आ गया, मतलब बहुत कम पानी हो गया है। इस टाइम इतनी कमी होने पर अब यदि प्लांट को पानी दिया जाए तो भी प्लांट पानी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो इसको अपने क्या बोलते हैं, स्थायी मुरझान, परमानेंट विल्टिंग। तो आप इस ग्राफ से आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और उसके अलावा देखिए -31 एटमॉस्फेयर प्रेशर से लेके 0 एटमॉस्फेयर प्रेशर के बीच में जो मतलब सॉइल के अंदर या जो पानी का जो लेवल रहता है उसको अपने क्या बोलते हैं, जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। और इसके अंदर जो संतृप्त मृदा होती है उसके अंदर से जितना पानी ग्रेविटेशन फोर्स से नीचे चला जाता है, बाकी जो पानी बचता है उसको अपने क्या बोलते हैं, फील्ड कैपेसिटी या फिर जल धारण क्षमता। अब हमने सोचे कि जैसे कोई मिट्टी है, जैसे आपने उसके अंदर पानी डाला, ठीक है, उसने जितना उसको पानी चाहिए उसने उतना पानी अब्जॉर्ब कर लिया। मान लीजिए कुछ पानी जो है उसके अंदर मतलब ऊपर रह गया, उसके मतलब वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाई, इसका मतलब वो सैचुरेटेड हो चुकी है, उससे ऊपर जो पानी होगा तो ऐसी जो सॉइल हो गई उसको अपने क्या बोलेंगे, जलाक्रांत मृदा। जैसे मैंने अभी इसकी बात की थी वाटर लॉक्ड सॉइल की, मिट्टी जो है इतना पानी ले लेती है कि हाँ वो सैचुरेटेड हो चुकी है, ठीक है, वो संतृप्त हो चुकी है। उसके बाद में अगर आप उसके ऊपर एक्स्ट्रा पानी डालेंगे तो वो पानी जो है वो सॉइल नहीं ले पाएगी, वो पानी ऊपर रहेगा, जिसको अपने क्या बोलेंगे, वाटर लॉक्ड सॉइल। तो इस तरीके से क्या होता है, ये जो पॉइंट है ये अपने को ध्यान में रखने हैं, फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, उसके अलावा जो अस्थायी मुरझान जो होता है वो कितने एटमॉस्फेयर पे होता है, -15 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे रहता है, ठीक है। उसके अलावा स्थायी मुरझान जो होता है वो -31 एटमॉस्फेयर पे रहता है, और 0 एटमॉस्फेयर से लेके -31 एटमॉस्फेयर जो बीच की जो कंडीशन रहती है सॉइल की, उसको अपने क्या बोलते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कब होगी, कितने पे होगी, 0 एटमॉस्फेयर पे। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी होल्ड करने की कैपेसिटी वो कब होती है, जब जो सॉइल है वो क्या होती है, जब सैचुरेटेड हो जाती है, और वो चीज़ किस पे होती है, 0 एटमॉस्फेयर पे होती है। तो इस तरीके से अपना जो वाटर ऑब्जॉर्प्शन टॉपिक है ये क्या होता है, कंप्लीट होता है। थैंक यू।